अब इन प्रताड़ितों की जो श्रेणी है उसमें अगर टॉप लेवल के प्रताड़ित की बात करूं, चमचे लोग हैं, जो कड़छियां लोग हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा ना आए, क्योंकि उनका काम ही वही है। आपका तो कोई स्वागत करेगा नहीं कांग्रेस के अंदर, मैंने सोचा मैं ही कर लूं। की परवाह नहीं करता, क्यों बैठे रहते? मैं किसी की परवाह नहीं करता। मेरा छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के प्रति नाराजगी है व्यक्ति विशेष के प्रति? इन्होंने अपने आप को साबित किया है। अब मनमोहन कटोच क्या साबित हो रहे हैं? ये राजनीति का शिकार हुआ है। ये अभी जो कांग्रेस की ताजी की जो गवर्नमेंट है, इसमें चंबयाल का जो वाकई लेके आए हैं उनके बनिस्बत वो जीरो है। इसमें सौभाग्य ये है कि मैं कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी निभा रहा हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि नेता ये समझते हैं कि हमारे लिए लॉयल्टी नहीं निभा रहा। तो चमचागिरी की आदत तो मेरे अंदर है नहीं। कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप मौजूदा चीफ मिनिस्टर को तो ये कुर्सी मिल गई है, तश्तरी में मिली है। ये सुखो जी तो यहाँ कांगड़ा में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं अभी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वो देरा लड़ना होगा तो वो मान ले, लेकिन कांगड़ा में उनका कोई पाव नहीं है अभी। लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन वर्तमान में हो रहा है। बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूँ, किसी भी से डरता भी नहीं और बड़े दम से ये बात बोल रहा हूँ। और नुकसान होगा अगर अभी थोड़ी देर पहले जो महिलाएं यहाँ पर ऊंची आवाज में बोल रही थी पार्टी के खिलाफ, मैंने उनको बोला कि जो नौजवान कांग्रेस के प्रति निष्ठाएं रखते हैं, जिनको लालच नहीं है, जिनके अंदर चमचागिरी की भावना नहीं है। जैसे आपने अभी महिला नेत्रियों का जिक्र किया या कुछ और युवाओं का जिक्र किया जो आज की इस परिस्थिति में अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, वही सिकंदर किस्मत के कहलाते हैं ना। अभी आप वैसा नेता नहीं पैदा हो रहा है हिमाचल में कि जो रिपीट कर आप आए। 80 में जो वापस सत्ता में लाने वाले लोग थे वो लोग थे जो नौजवान थे। इंदिरा गांधी की सोच को उन्होंने इंप्लीमेंट भाजपा में कहीं ना कहीं किया है। अगर राहुल जी की आप इस बात को नहीं समझना चाहते तो कसूर राहुल जी का नहीं है, कसूर आपका है। और जब भी कोई ठीकरा फोड़ना हो, भाजपा भी ठीकरा राहुल जी के ऊपर, और हमारे नेता भी दबी जुबान पे राहुल जी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि अब मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ कहीं ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस बचाओ संग्राम भी शुरू करना पड़े? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और धर्मशाला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में शिरकत की। और उसके बाद अभी जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये है धर्मशाला का सर्किट हाउस। लेकिन यहाँ पर माहौल बड़ा अजीब सा है और उसकी वजह अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो एक मोह भंग की स्थिति जो है वो कांग्रेस की यहाँ पर सामने आ रही है। मेरे साथ कुछ अर्सा पहले यहाँ पर जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्रियां थी वो भी मौजूद थी, बकाया लोग भी हैं यहाँ पर अभी भी, लेकिन हम उन्हें कैमरे की चपेट में नहीं लेंगे। तो अब इन प्रताड़ितों की जो श्रेणी है उसमें अगर टॉप लेवल के प्रताड़ित की बात करूं तो मेरे साथ है मनमोहन कटोच। और मनमोहन कटोच, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय हिंद भैया। आपका तो कोई स्वागत करेगा नहीं कांग्रेस के अंदर, मैंने सोचा मैं ही कर लूं। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी तो मेरा स्वागत करती है हमेशा। पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ हाईकमांड का मतलब ये है कि परिवार का मुखिया जब आपसे प्यार करता हो तो जरूरी नहीं है कि सभी आपसे प्यार करें। और पहले तो मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बधाइयां आपके माध्यम से पूरे हिमाचल और हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहूंगा। हमारे बुजुर्गों की देन थी, वो बधाइयां हमारे बाद भी चलेंगी, आने वाली नस्लों में भी चलेंगी। कांग्रेस की नस्ल किस बात पे बधाई देगी? देखिए, कांग्रेस की नस्ल तो बड़ी अच्छी है। कांग्रेस के ने जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को पहचान पूरे देश में देने का एक काम किया है। और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के प्रति किसी के मन में कोई मनमुटाव हो, लेकिन जो कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई बुरी बात हो सकती है, कोई नाराजगी हो सकती है, वो किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है। लेकिन पार्टी के प्रति, बाकी को छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के प्रति नाराजगी है व्यक्ति विशेष के प्रति? मेरी किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। क्यों बैठे रहते? मैं किसी की परवाह नहीं करता, मेरा मुंह ही ऐसा, शक्ल ही ऐसी। आप बोलोगे बाबा रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है, भगवान ने जो बनाया वैसी ऐसा है कि आपने कांग्रेस की शक्ल को सुधारने में कोई ताकत जो थी वो बकाया नहीं छोड़ी थी, वो हर ताकत लगाई थी। देखिए, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मनमोहन कटोच को हाशिए पे धकेल रही हैं? देखिए, मनमोहन कटोच आपके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, दोस्तों के आशीर्वाद से नेता था, नेता है और लीडर ही रहूंगा।
और मैंने अपना नेता राहुल गांधी को माना है। मुझे कोई माने ना माने परवाह नहीं करता हूँ मैं इस बात की कि कोई मुझे अपना समझता है नहीं समझता है। मुझे किसी व्यक्ति का अपना नहीं बनना है, मुझे कांग्रेस पार्टी का अपना बनना है, वो मैं हूँ। चलिए, आप अपने बन के रहिए, अच्छी बात है, निष्ठाएं होनी चाहिए। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मेहरा जी भी हैं और प्रेम सूद जी भी हैं। ये भी इस चर्चा में मैं इनसे गुजारिश करी है, हाथ जोड़े हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं दोनों, सू साहब भी, मेहरा साहब भी। मेहरा साहब, आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? ये मैं आपके पास से देता हूँ, आप काइंडली खुद ही बोलिए थोड़ा सा। अरे आप थोड़ के ही क्या पूछिए ना। मनमोहन सोच आपके सामने है, इनसे पूछिए आप। नहीं, मैं इनके बारे में मैं बताऊंगा, यही कोई सवाल पूछ लीजिए आप, जो भी पूछना आप। मनमोहन कटोच की मैं ये कहूँ कि इतना सीनियर भी हो चुके हैं अब, और तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। अब मनमोहन कटोच क्या साबित हो रहे हैं और क्यों हो रहे? ये एक्चुअली ये जो राहुल गांधी के टैलेंट हंट में जब आया था, ये प्रतिभाशाली लड़का इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जी, उसके बाद ये राजनीति का शिकार हुआ है। ये कम से कम अभी जो कांग्रेस की ताजी की जो गवर्नमेंट है इसमें, और ये तो नहीं मैं बोलूँगा कि चीफ मिनिस्टर का, लेकिन उनका जो चंबयाल का जो वाकई लेके आए हैं उनके बनिस्बत वो जीरो है इसमें, ठीक है। और इनका नहीं, इनके साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है बहुत, सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल टैलेंट था इनमें। मनमोहन क्या बोलते हैं आप? पहली बात तो चंबयाल जी से मेरा कोई मुकाबला नहीं, मेरे भाई की तरह है वो, और बड़े लंबे समय से उन्होंने भी संघर्ष किया है, कोई खूबी नजर आई होगी मुख्यमंत्री को उनके अंदर। नंबर 2, मैं पॉलिटिकल शिकार हुआ या नहीं हुआ, ये 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी मेरी तरह कभी किसी पद पे नहीं थे और डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने हैं। किस्मत का और भविष्य का किसी को कोई पता नहीं है, और स्टार कहाँ क्या खेलते हैं राजनीति में वो चलता है। और बड़ी बात यह है कि मैं लॉयल्टी पूरी कांग्रेस के लिए निभा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी निभा रहा हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि नेता ये समझते हैं कि हमारे लिए लॉयल्टी नहीं निभा रहा। तो चमचागिरी की आदत तो मेरे अंदर है नहीं। चमचागिरी करके अगर कोई मैंने चीज़ हासिल करनी हो तो शायद मैं बड़ी पहले कर सकता था, लेकिन वो जो आदतें हैं, आदतों से मजबूर हूँ। नुकसान तो नुकसान से ही, लेकिन पार्टी के प्रति अपने कर्मों को हमेशा जारी रखा है, जारी रखूंगा। मनमोहन, आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जनसत्ता, सुसाब आप जाइएगा ना प्लीज, यहाँ पे बैठिएगा। जनसत्ता एक ऐसा अखबार रहा है, उस दौर में मैंने भी इस अखबार में काम किया है, कि जो लिख देते थे ना वो पत्थर पर लकीर हुआ करती थी। भरोसा हुआ करता था कि जनसत्ता में अगर खबर छपी है फिर ये सच्चाई है, और ये कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि खबर जो करे असर या कुछ जिस तरह के अभी चीज़ें चली हुई हैं, तो एक भरोसा हुआ करता था। अब मैं इसी लाइन पे सुभाष मेहरा जी से कहूँगा कि जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है इसको आप कैसे देख रहे हैं? पत्थर पर लकीर जो हो वो बात आप कह दीजिए, क्योंकि आप इसी के लिए जाने जाते हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों की आपके साथ पटती भी नहीं है। किस एंगल से? मैंने आपको बताया जिस तरह से कि जो सरकार का है अभी सारा 4था साल चल पड़ा है, और जिस तरह से कैडर की परिस्थितियां हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि असल में वजह क्या रही? देखिए, अभी मनमोहन जी बोल रहे थे कि निष्ठावान हूँ मैं, निष्ठाएं होनी भी चाहिए। इतने लंबे साल, कई सालों से आप 1.5-2 दशक से आप इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है भाई कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर को तो ये कुर्सी मिल गई है, तश्तरी में मिली है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते रहते हुए यहाँ पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को वेंटिलेटर पे रखा पूरे 5 साल। उसने कहीं उठने नहीं दिया। नंबर 2, चलिए, उसने उसको बीजेपी को सांस, मतलब कि चीफ मिनिस्टर और जयराम और बीजेपी को पूरे उसने सांस नहीं लेने दी पूरे 5 साल में। जो व्यक्ति इस लाइन में था, इस रेस में था, वो आज बाहर है। और अभी कांगड़ा की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ भी ये जो कांग्रेस, ये जो धड़ेबाजी है, सुक्खू जी तो यहाँ कांगड़ा में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं अभी।
बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ले दे करके अभी उनका पूरा स्ट्रेस है, हो सकता है वो नादान से लड़े या जिस तरीके से तैयारी उसका मेकअप कर रहे हैं देरा के लिए, वो देरा लड़ना होगा तो वो मान लें। लेकिन कांगड़ा में उनका कोई पाँव नहीं है, अभी कोई हाल नहीं है, बुरा ही हाल है यहाँ पे तो सरकार का। चलिए अब मैं जो हमारा छोटा सा माइक है वो मैं दे रहा हूँ प्रेम सूद जी के पास। और सूद साहब, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से मनमोहन आज केंद्र बिंदु हैं, और मैं बता दूं कि प्रेम सूद जी दैनिक भास्कर के हैं, और दैनिक भास्कर और जनसत्ता दोनों ही सच्चाई के लिए जानी जाती हैं। और प्रेम सूद जी के बारे में ये कहूं कि एक दौर में इनका भी बहुत बड़ा रुतबा था, और आज की डेट में हर रुतबे से ऊपर हैं, दैनिक भास्कर के लिए ही काम करते हैं, सच्चाई बोलने की आदत इनको भी है। तो केंद्र बिंदु आया था मनमोहन का। मनमोहन जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप 76 राजनीति के दौरान कांग्रेस विचारधारा के साथ जुड़े थे, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, कांग्रेस विचारधारा के साथ जुड़ाव थी, उसे आपने निरंतर आगे बढ़ाया, युवा कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किया। मेरा आपसे सवाल है कि लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन वर्तमान में हो रहा है, इसमें युवा लीडरशिप आज कहाँ खड़ी है? इसमें कितना प्रतिनिधित्व युवाओं को मिल रहा है? या आप जब पूर्व में जुड़े थे उस वक्त की राजनीति किस मुकाम पे थी, और आज वर्तमान 3 साल इस कांग्रेस सरकार को प्रदेश में सत्ता में आए हुए तो आज आप इस पर क्या सोच रखते हैं? देखिए भाई, अगर मैं कहूं कि पीछे क्या हुआ और पिछले समय में कैसी राजनीति होती थी, लगभग 30-31 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ। आज की तारीख में मुझे जो भिन्नता नजर आती है वो यही नजर आती है कि पिछली राजनीति में जो भी नेता थे वो अपने कार्यकर्ता को अधिमान देते थे और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका भी देते थे, दरवाजा खोलते, चाहे छोटा दरवाजा खोले चाहे बड़ा दरवाजा खोले। लेकिन बड़ी बेबाकी से मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में थोड़ा सा अंतर ये आया है कि अपना कौन है, मेरा कौन है। जब पार्टियों में, किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनेपन की बात आ जाती है कि मेरा कौन है, पार्टी का कोई है या नहीं, ये नहीं वो देखता और ये सोचता है कि मेरा होगा तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा, जब किसी के हाथ में कलम आती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे साथ घटित हुई है। मैं इस बात को मानता हूं और बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूं, किसी भी से डरता भी नहीं और बड़े दम से ये बात बोल रहा हूं कि अगर हम अपने परिवार के प्रति भला सोचने वालों का, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के वो वर्कर जो कांग्रेस के लिए भला सोचते हैं, उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो वो परिवार नहीं बचेगा और नुकसान होगा। अगर अभी थोड़ी देर पहले जो महिलाएं यहाँ पर ऊंची आवाज में बोल रही थी पार्टी के खिलाफ, मैंने उनको बोला कि पार्टी की में रह के बात रखी जानी चाहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो पार्टी में सुनवाई होना जरूरी है कार्यकर्ता की। जो व्यक्ति दिन रात काम करता है, जो व्यक्ति लड़ता है, नारे लगाता है, चौक चौराहे पे बहस करता है और उस ताकत के साथ करता है जो ताकत आज की तारीख में हिंदुस्तान के गांव-गांव में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगी हुई है। हम जब, और भावनात्मक तरीके से लगी है, हिंदू मुस्लिम करके लगी है या राष्ट्रवाद की एक झूठी भावना पैदा करके लगी है, उसके साथ टकराव के लिए हमें मजबूती के साथ अपने वर्कर को तैयार करना पड़ेगा। ये बड़ी बात है और इस बात को ही तैयार करने के लिए आपने बोला युवा लोगों का कितना योगदान है। युवा अध्यक्ष बने हैं विपिन कुमार जी, बड़ी अच्छी बात है और हरिजन बिरादरी से संबंध रखते हैं और कांग्रेस को हिमाचल में चलाने का उनको एक मौका जो राहुल जी ने दिया है, खड़गे जी ने दिया है, मेरा मानना है कि बखूबी निभाएंगे। और उन नौजवानों को, जो नौजवान कांग्रेस के प्रति निष्ठाएं रखते हैं, जिनको लालच नहीं है, जिनके अंदर चमचागिरी की भावना नहीं है, जिनके अंदर पिछलग्गू बनने की भावना नहीं है, आगे बढ़ने की और पार्टी को आगे ले जाने की भावना है, उन लोगों को आगे लाने का काम करेंगे। जिस तरह से अतीत में हमारे चाहे जसवंत सिंह परमार जी का जमाना रहा हो, चाहे मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैं तो उनको देखा नहीं, चाहे रामलाल ठाकुर जी का जमाना रहा हो, चाहे बीरबल सिंह जी का जमाना रहा हो, उन लोगों ने जिस तरह से नौजवानों को और कांग्रेस के लिए भविष्य निर्माण करने को अधिमान दिया, उसके ऊपर काम करेंगे, ये लोग भी काम करेंगे। और अगर वो काम करेंगे तो जो राहुल जी चाहते हैं कि हम फिर से हिंदुस्तान में सत्ता में कामयाब हो पाए, उसके लिए काम करेंगे। मनमोहन जी, आपने जिक्र किया पिछले मुख्यमंत्रियों का संगठन का, तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जब
मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह थे प्रदेश के। उसके बाद संगठन की बात करूं, पीसीसी प्रेसिडेंट आपके नूरपुर उपमंडल के फायर ब्रांड नाम से प्रदेश में मशहूर सत महाजन, उनके समय में आपने काम किया। और वर्तमान में आपने विनय का जिक्र किया। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, आज जमाना जेन जी और जेन अल्फा के ऊपर आके टिक गया है। आपका विपक्षी दल या सत्ता केंद्र में सत्तासीन दल, उसने तो इस पर न केवल सोच बल्कि व्यवहारिक रूप से कार्य करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। जैसे आपने अभी महिला नेत्रियों का जिक्र किया या कुछ और युवाओं का जिक्र किया जो आज की इस परिस्थिति में अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, तो इस वर्तमान की सरकार या संगठन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे जब आपका विपक्षी जो सामने दल है उसका जो उसने व्यवहारिक जेन जी और जेन अल्फा पे कार्य करना शुरू किया है? देखिए, मॉडर्न कांग्रेस की मैं बात करूं, मैं आपके सवाल की इसलिए मॉडर्न कांग्रेस की बात करूं क्योंकि आपका जो सवाल है, मॉडर्न कांग्रेस में इंदिरा जी जब 77 में सत्ता से बाहर हुई, जो मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो 80 में जो वापस सत्ता में लाने वाले लोग थे वो लोग थे जो नौजवान थे। तब की जेन जी जो थी, उस समय के जो 18 से 25 साल का वोटर था, उन्होंने सत्ता में वापस लाने का काम किया। जो 30 साल के नीचे वाला जो जवान लोग थे, उन्होंने सत्ता में हमें लाने का काम किया और उनके कारण हम सत्ता में आए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज के मौजूदा दौर में जो स्थितियां हिंदुस्तान में, आपने कहा जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, भाजपा का जो एक रोल है वो भावनाओं को कैप्चर करके राजनीति करते हैं। और मेरा मानना है कि मैं जिनको अपनी नेता मानता हूं, इंदिरा गांधी की सोच को उन्होंने इंप्लीमेंट भाजपा में कहीं ना कहीं किया है। इंदिरा गांधी जिस तरह की राजनीति करती थी, इंदिरा जी को ही लेके वो राजनीति आज की तारीख में कर रहे हैं। अगर आप डीपली उसको रिसर्च करें तो अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान से लगना, जो आपका व्यक्ति बूथ पे आखिरी लाइन में खड़ा है उसको पहचानना, उसको महत्व देना, ये बातें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ इनके ऊपर निर्भर करता है। और बड़ा बुरा लगता है जब जैसे पहले यहाँ महिलाएं और नौजवान अपना रोष निकाल रहे थे, तो जब मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई बड़ा आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो एमएलए कोई आ जाए, तब भी कार्यकर्ताओं को अपनी बात पूरी मजबूती के साथ उठानी चाहिए, उनके सामने रखनी चाहिए कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो, यहाँ सही करना चाहिए, ऐसे सही होगा। तो राजनीति में लोग आते हैं, बहुत से कार्यकर्ता तो सिर्फ ऐसे इसलिए आते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरा काम होना चाहिए। उनके कामों को ध्यान में रखना पड़ेगा। काम तो जरूरी है, लोगों के अगर काम नहीं होंगे, अगर मेरे कार्यकर्ता का काम नहीं होगा, मैंने वो भी दौर देखा, भी पिछली गवर्नमेंट गई है, जयराम ठाकुर जी की सरकार जो बीजेपी की थी, मेरे साथ के जो एबीवीपी के लोग थे, जो मेरे साथ एबीवीपी में थे और जिन्होंने अपनी जीवन को एबीवीपी के लिए और आरएसएस के लिए समर्पित किया, सेक्रेटरीट में उनका पूरा दबदबा बना रहता था। सचिवालय में मंत्री हो, एमएलए हो, उनको बाद में पूछा जाता था, पहले उनको, क्योंकि पीछे से आरएसएस का डंडा था। अभी भी राहुल जी बहुत बढ़िया तरीके से समझाना चाह रहे हैं सबको, अपने कांग्रेस के नेताओं को खास तौर पे, कि जो हमारा पिछली लाइन में पीछे खड़ा आदमी है उसको महत्व दो। अगर राहुल जी की आप इस बात को नहीं समझना चाहते तो कसूर राहुल जी का नहीं है, कसूर आपका है। और जब भी कोई ठीकरा फोड़ना हो, भाजपा भी ठीकरा राहुल जी के ऊपर, और हमारे नेता भी दबी जुबान पे राहुल जी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपका नेता तो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। 2012 में अगर 8 में मुझे अगर अध्यक्ष बना के भेजा राहुल जी ने, 2008 में मुझे अध्यक्ष बना के भेजा, तो मुझे टैलेंटेड बॉय ऑफ हिमाचल बना के भेजा, टैलेंट सर्च में मुझे बना के भेजा। 2012 में मैं हटा, लेकिन उसके बाद टैलेंटेड बॉय के लिए उन्होंने तो मुझे बना दिया ना। उन्होंने मेरे लिए बार बार बोला, जब 2015-16 में पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, जो मेरे पार्टी की पीसीसी में नहीं दिया गया, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को फोन किया राहुल जी ने, तो मैं सामने बैठा था, फोन किया और उनको कहा कि इनको, मनमोहन को तुम लेते क्यों नहीं अपने साथ। और जब मुझे लेने की बारी आई तो 80 सेक्रेटरी वो पहले बना के बैठे हुए थे। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाना था, उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। तो दुर्भाग्य यह है कि जो राहुल गांधी आपको आदेश दे रहा है,
जो हमारा नेता है, मैं तो उनको नेता मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, मैं उनके कदमों पे चल रहा हूँ, जो नक्शा कदम वो बताना चाह रहे हैं उस पर चल रहा हूँ। आप नहीं चलना चाह रहे हो तो आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हो, अपने कार्यकर्ता के साथ भी धोखा कर रहे हो। अरे कटो साहब, एक देखिए 5 साल के बाद प्रदेश के लोगों की एक मानसिकता बन गई है सरकारें बदलने की, और आप एक निष्ठावान है पार्टी के प्रति, तो बीजेपी के साथ निपटने का अब क्या तरीका है आपके पास? देखिए भाई, मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, मैं पहले भी, शायद आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइन में आखिर में खड़ा आदमी है उसका क्या हाल है, उसकी भावनाएं क्या बोल रही हैं, जो हमारे साथ जुड़ा है, जो बूथ पे आपके लिए लड़ता है। अगर आप उनकी भावनाओं को नहीं जान पाओगे तो 5 साल बाद चेंज होता है। और मैं ये बता रहा हूं कि शीला दीक्षित बनना, राजशेखर रेड्डी बनना, ये ऐसे नेताओं को बनाने की जरूरत है। अरे मैं आप सत्ता में अगर कोई बढ़िया काम करेगा, मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश पढ़ी लिखी स्टेट है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, जो व्यक्ति नेता लोगों का बनेगा, लोगों की भावनाओं को कैप्चर करेगा, सत्ता में वो दोबारा आएगा ही आएगा। अरे कटोच साहब, 82 के बाद 85 में रिपीट हुई है, बाकी हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ। इससे पीछे जाएंगे तब जाने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी को पूछ रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो इतिहास बदलते हैं लोग, क्योंकि बीजेपी तो नहीं बदल, वही सिकंदर किस्मत के कहलाते हैं ना। अभी आप वैसा नेता नहीं पैदा हो रहा है हिमाचल में कि जो रिपीट करा पाए, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को तैयार करेगी जो हिमाचल में सत्ता में वापसी के नए दरवाजे खोले। चलो जी, एक बार मैं फिर आ गया। पहले लगा था मैं इंजन पकड़ा था, पर लेकिन बाद में जो 2 इंजन आए, इन्होंने धुआं निकाल के रख दिया सारी चीजों का। तो कटोच साहब, एक लास्ट सवाल है जी। आपने एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है कि मनरेगा बचाओ संग्राम। इन परिस्थितियों में आपने जो पिछले मेहरा साहब के सवाल का जवाब दिया, आपने बहुत बड़े सवाल खुद ही छोड़ दिए हैं। रिपीट होना है, नहीं होना है, रेड्डी साहब, शीला दीक्षित, सबका जिक्र कर दिया। और जो सियासत को समझने वाले लोग हैं वो इसका जवाब भी समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब इस इंटरव्यू के बाद अपनी राय देंगे तो जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं कि अब मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ कहीं ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस बचाओ संग्राम भी शुरू करना पड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की नींव है। ये छोड़िए बाकी चीजें। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। कितनी सी बची है? आपकी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की नींव है, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मनरेगा की, जहां तक आपने बात, मैंने मनरेगा की बात नहीं करी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आप सुन लेंगे, आप मेरी बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। कांग्रेस बचाओ, मैंने बोल दिया कि नींव है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से मजबूती देने की एक जरूरत है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया दौर जगाने की एक जरूरत है। वो करना, कैसे करना, वो उन लोगों के हाथों में जिनके हाथों में भागदौड़ है, उनको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। चलिए, धन्यवाद। तो मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी मत करिएगा, लेकिन जब मसला ही इन लोगों के साथ जुड़ा हो तो आज कांग्रेस का जो कैडर है उससे मेरी एक अपील रहेगी कि क्या आप मनमोहन कटोच की बातों से सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर वही चीज दोहराऊंगा कि सारगर्भित शब्दों में अपनी राय दीजिएगा। कटोच साहब ने फिर मेरे को इशारा कर दिया। मैं आखिर में आपसे एक बात बोलना चाहूंगा भाई, आपने पूछा कांग्रेस का कैडर सहमत है या नहीं है। कांग्रेस का कैडर जो होगा वही अपने इसके ऊपर वो दे कि मैं सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन जो चमचे लोग हैं, जो कड़छियां लोग हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा ना आए, क्योंकि उनका काम ही वही है, बल्ले बल्ले करना। उनका काम ही यही है कि सच को सच ना बताना, बड़े लोगों के सामने, नेताओं के सामने, मंत्रियों के, विधायकों के सामने बैठ के, सीएम साहब के सामने बैठ के ये बताना कि बल्ले बल्ले हरा हरा है, लेकिन हरा हरा दिखाने की जगह अपनी कमजोरियां भी अपने नेताओं के साथ जो शेयर करता है वही सच्चा वफादार व्यक्ति होता है। उन वफादारों को पहचान देने की जरूरत है। बस, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, जरूर बताएं। हाँ जी, तो सुनना, ये बंद, अच्छा ये बंद है, अभी ऑन है, अभी ऑन है। हाँ जी, बंद कर दीजिए। नहीं, चलिए, मेहरा साहब ने कुछ बताना होगा। हमें भी यहाँ पर बैठे हुए 1-1.5-2 घंटे हो चुके हैं, शायद दर्शन हो जाए नेताजी के, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव,
और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।